हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है लिक्विफेक्शन ऑफ सॉइल, मृदा का द्रवीकरण। तो मृदा का द्रवीकरण एक्चुअली है क्या? मृदा वैसे तो सॉलिड है और ये इसका व्यवहार लिक्विड की तरह से जब होने लगता है तब इसका इस प्रकार से इस व्यवहार में परिवर्तित होने को ही हम लिक्विफेक्शन ऑफ सॉइल या मृदा का द्रवीकरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देख लें कि क्या है। लॉस ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल ड्यू टू अर्थक्वेक वाइब्रेशंस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन ऑफ सॉइल। इसका अर्थ समझें। जो हमारी कोहेजनलेस सॉइल होती है, पहले तो कोहेजनलेस का मतलब समझ ले। कोहेजनलेस का मतलब है कि हमारी सैंड या सिल्ट जिसमें क्ले ना हो, ऐसी सॉइल को हम कोहेजनलेस सॉइल बोलते हैं। तो कोहेजनलेस सॉइल में जब उसमें जो शियर स्ट्रेस होती है उसमें लॉस होता है, और कोहेजनलेस सॉइल की शियर स्ट्रेस होती है उनके पार्टिकल्स के आपस में इंटरलॉकिंग के कारण। उसके पार्टिकल एक दूसरे से अंतर्ग्रंथित होते हैं। इसी अंतर्ग्रंथन के कारण उनमें जो है ये शियर स्ट्रेस पाई जाती है। तो इस शियर स्ट्रेस में कमी आ जाती है किस कारण से? जब भूकंप आता है, यानी भूकंप आता है, भूकंप के कारण वाइब्रेशन होते हैं। तो इस मृदा में जब वाइब्रेशन होते हैं तो उस वाइब्रेशन का परिणाम ये होता है कि इस मृदा की जो है शियर स्ट्रेस घट जाती है, इसमें लॉस कमी आ जाती है। इस कमी का परिणाम ये होता है कि ये मृदा हमारी द्रव की भांति व्यवहार करने लगती है। इसीलिए इस क्रिया को ही जो है हम लिक्विफेक्शन ऑफ सॉइल कहते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ कि लिक्विफेक्शन है क्या चीज। अब लिक्विफेक्शन की क्रिया के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए सॉइल में, ये हमारी मुख्य 5 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कोहेजनलेस सॉइल होनी चाहिए, यानी जो भी मृदा है जिस पर संरचना बनाई गई है वो मृदा कोहेजनलेस होनी चाहिए, यानी उस मृदा में बालू और सिल्ट की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, उसमें सिल्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सॉइल को ही हम कोहेजनलेस सॉइल कहते हैं। दूसरी इसकी कंडीशन है कि ये सॉइल जो है लूज अब स्टेट में होनी चाहिए, यानी ये कॉम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, ये लूज होनी चाहिए सॉइल। और तीसरी कंडीशन है कि ये सॉइल हमारी सैचुरेटेड होनी चाहिए, और वो भी किस तरह से? फुली सैचुरेटेड, यानी फुली सैचुरेटेड की कंडीशन में होनी चाहिए। चौथी कंडीशन है कि इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक इज हाई, यानी जो भूकंप आया हो उस भूकंप की इंटेंसिटी यानी तीव्रता और ड्यूरेशन, उसकी अवधि ये लंबी होनी चाहिए, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और उसका समय भी अधिक देर तक वाइब्रेशन होने चाहिए। और अगली 5वीं कंडीशन है अनड्रेन्ड कंडीशन। अनड्रेन्ड कंडीशन से यहाँ पर मतलब है कि मृदा में जो सैचुरेटेड वाटर है, यानी जो सैचुरेटेड सॉइल है, उसके पोर में जो पानी है, तो ये पोर वाटर जो है कहीं से निकलने ना पाए। जब ऊपर से वाइब्रेशन होते हैं अर्थक्वेक के वाइब्रेशन के कारण मृदा में कंपैक्शन की क्रिया होती है, मृदा का वॉल्यूम जो है ये कम होता है, और इसके कम होने के कारण इसमें से जो पोर वाटर है ये हमारा बाहर को निकलता है, और ऊपर से जो हमारा लोड आ रहा है वो मृदा पर ना आकर के फिर पानी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस कारण से पानी पर जब दाब आने लगता है तो पानी बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं है तभी उस कंडीशन को हम कहते हैं कि अनड्रेन्ड कंडीशन, यानी उसमें कोई भी निकास नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी कहीं नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यानी ये 5 कंडीशन हो गई। जिस मृदा में ये 5 कंडीशन मौजूद होती हैं, केवल उसी मृदा में जो है लिक्विफेक्शन की घटना घटती है। तो लिक्विफेक्शन की घटना को और आगे डिटेल में समझने के लिए आप देखें शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल का एक फार्मूला होता है टॉ
इज इक्वल टू सिग्मा एन माइनस यू टेन फाई। अब इसमें टॉ तो ये शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल हो गई, और इसके बाद सिग्मा एन क्या है, नॉर्मल प्रेशर है या नॉर्मल स्ट्रेस है, यानी इसके ऊपर अवलंब बल जो ऊपर से आ रहा है, जो स्ट्रक्चर वगैरह का लोड है, उसका जो नॉर्मल फोर्स है या नॉर्मल प्रतिबल है, नॉर्मल स्ट्रेस है, वो उसी को हम सिग्मा एन कहते हैं। और यू जो है यहाँ पर पोर प्रेशर कहलाता है, यानी जो उसके रंध्रों में पानी भरा हुआ है मृदा के, पोर वाटर, तो उस पोर वाटर पर दाब कितना है, उस दाब को यू से रिप्रेजेंट किया गया है। और फाई हमारा एंगल ऑफ रिपोज है या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो ये तो हमारे ये फार्मूला आपका पढ़ा हुआ है। तो इससे फार्मूले में आप देखें यहाँ पर सिग्मा एन माइनस यू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मृदा के ऊपर परिणामी दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये दाब तो हमारा टोटल कुल दाब है, जो कि स्ट्रक्चर इत्यादि के कारण नीचे मृदा के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये पानी के ऊपर आने वाला दाब है। तो परिणामी दाब कितना हो गया मृदा के ऊपर, इसके डिफरेंस के बराबर हो गया। तो जैसे जैसे यू का मान यानी पानी पर दाब बढ़ता जाता है, अब देखिए घटना को और डिटेल में आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये एक सॉइल सैंपल है, ये ऊपर इसके एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर के कारण इस सॉइल पर जो है प्रेशर, ऊपर से नॉर्मल प्रेशर जो है कार्य करता है। अब इस सॉइल की कंडीशन हमने जो ऊपर 5 बताई वो सब है, पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अनड्रेन कंडीशन हो गई, मृदा हमारी पूरी फुली सैचुरेटेड है, ये कंडीशन हो गई। और ये कोहेजनलेस सॉइल है और ये लूज कंपैक्टेड है, यानी लूज सॉइल है। तो इस तरह से हमारी ये सारी कंडीशन है। अर्थक्वेक भी हैवी आ रहा है। तो अर्थक्वेक जब आता है तो देखिए इसमें होता क्या है कि अर्थक्वेक के वाइब्रेशन, जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये या तो इधर को दोलन करेगा या जमीन इधर को दोलन करती है। तो जमीन में इस तरह से जब दोलन होते हैं तो इस दोलन के फलस्वरूप ये पूरी सॉइल जो है धीरे धीरे इनके पार्टिकल रीअरेंज होते हैं, और रीअरेंज होकर के ये कॉम्पैक्ट होते चले जाते हैं। कॉम्पैक्ट होते चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके वॉल्यूम में कमी आने लगती है। जब इसके वॉल्यूम में कमी आने लगती है तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो प्रेशर ऊपर से कार्य कर रहा है, ये सॉइल से, क्योंकि सॉइल नीचे को बैठती चली जाती है और इसका प्रेशर पानी के ऊपर ट्रांसफर होता जाता है। तो पोर वाटर प्रेशर जो है ये हमारा बढ़ता जाता है, यू की वैल्यू। तो पानी का दाब जो है बढ़ता जाता है धीरे धीरे, और मृदा के ऊपर दाब घटता चला जाता है। जैसे जैसे वाइब्रेशन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, ये क्रिया बराबर जारी रहती है। पानी के ऊपर दाब और बढ़ता जाता है और मृदा के ऊपर दाब और कम होता चला जाता है। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि स्ट्रक्चर का संपूर्ण दाब जो है पानी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, और उस अवस्था में मृदा के ऊपर दाब शून्य हो जाता है। और जैसे ही मृदा के ऊपर दाब शून्य हो जाता है तो सारा प्रेशर हमारा पानी के ऊपर आ गया। स्ट्रक्चर अब केवल पानी के ऊपर ही टिका रहता है, यानी हमारी नीचे की जो सॉइल है उस पर कोई दाब नहीं है। इसका मतलब ये पार्टिकल किसी भी दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए, यहाँ पर इसमें साइक्लिक शियर स्ट्रेस डेवलप होती है भूकंप के कारण, यानी साइक्लिक शियर स्ट्रेस। इसको अर्थ समझें कि जैसे ये पूरी मृदा जब एक बार इधर को जा रही होगी, दूसरी बार इधर को जा रही होगी, तो जब ये इधर को जा रही होगी तो ये सारे पार्टिकल पीछे को एक तरफ को बढ़ते हैं। जब ये मृदा इधर को जा रही है पूरा, तो फिर ये जमीन जब इधर को हिल रही है तो ये सब पीछे को हटना चाहते हैं। तो ये हमारे सारे पार्टिकल्स इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी इधर की ओर कभी इधर की ओर इधर को स्लिप करते हैं, यानी शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। तो इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। ये सारे पार्टिकल इधर को अपने जड़त्व के कारण पीछे रहना चाहते हैं गति के। जब ये जमीन इधर को चलती है तो सारे पार्टिकल पीछे को रहने का प्रयास, क्योंकि इसमें शियर स्ट्रेस नहीं है इसलिए ये पीछे रह जाते हैं, यानी इधर को भागते हैं। और इसी तरह से जब दोलन इस डायरेक्शन में होता है तो ये सारे पार्टिकल इस दिशा में भागते हैं। तो यहाँ पर भागने से ऊपर से क्या है कि स्ट्रक्चर हमारा नीचे को धंसना शुरू हो जाता है। नीचे की चूंकि स्ट्रक्चर उस समय मृदा के ऊपर नहीं टिका होता है, जब मृदा के ऊपर नहीं टिका है तो ये क्रिया धीरे धीरे जैसे जैसे पानी के ऊपर दाब बढ़ता है, मृदा के ऊपर दाब कम होता है, स्ट्रक्चर का नीचे की ओर धंसना उसी समय से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की घटती जाती है और स्ट्रक्चर स्लोली जो है नीचे मिट्टी में धंसता चला जाता है। अब या तो अगर अनइवन
ये सेटलमेंट हो जाता है तो उस केस में स्ट्रक्चर झुक जाएगा, और अगर अनइवन सेटलमेंट नहीं होता है तो स्ट्रक्चर सीधा का सीधा ही जो है जमीन में चला जाता है। तो इस तरह की ये हमारी लिक्विफेक्शन की ये घटना है। अब इसमें यहां देखें लिक्विफेक्शन अकर्स, हाँ इसमें एक और चीज खास बात है कि लिक्विफेक्शन की घटना जो है 5% का ढाल से अधिक ढाल पर ही होती है। यानी जमीन में जो ढाल उसमें है 5% का मतलब है 100 में 5, तो इतना ढाल से अधिक ढाल पर ही जो है लिक्विफेक्शन की घटना घटती है। इससे कम अगर ढाल है तो उसमें लिक्विफेक्शन की घटना नहीं घटती। और इसके बाद है अप टू 20 मीटर डेप्थ ओनली, यानी ये लिक्विफेक्शन केवल 20 मीटर की गहराई तक ही ये घटना घटती है। अगर इसकी गहराई 20 मीटर से ज्यादा है सॉइल की तो उस गहराई पर लिक्विफेक्शन की क्रिया नहीं होती है, यानी लिक्विफेक्शन का ऑपरेशन केवल 20 मीटर से कम गहराई पर ही देखने को मिलता है। तो ये दो बातें भी इसमें ध्यान रखने की हैं। इसके बाद सैंड बॉयल एक शब्द आता है। सैंड बॉयल को आप डायरेक्ट फिगर से देख लें। IIT कानपुर के द्वारा विजिट किया गया साइट पर और उनके द्वारा कई चित्र प्राप्त किए गए हैं। उनमें से एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चित्र है एक सैंड बॉयल का। अब इसमें एक्चुअली सैंड बॉयल हो क्या गया यहां पर समझे, इस फिगर से ही समझ लें। पहले जब इसमें सॉइल हमारी नीचे को कॉम्पैक्ट हो गई, सॉइल नीचे को कॉम्पैक्ट हो गई, सारा प्रेशर पानी के ऊपर आ गया। तो जब पानी के ऊपर प्रेशर आ गया तो पानी जो है किसी भी डायरेक्शन में निकलने के लिए प्रयास करता है। चूंकि ये इधर से अनड्रेन कंडीशन है, इधर निकलने का रास्ता नहीं है, इधर भी निकलने का रास्ता नहीं, इधर से भी निकलने का रास्ता नहीं है, तो फिर पानी कहीं न कहीं से बाहर आने का प्रयास करता है। तो ये हमारी जो मृदा की ऊपरी सूखी परत है जिस पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि हम जो भी संरचना बनाते हैं वो मृदा की ऊपरी परत होती है और ऊपरी परत हार्ड और सूखी होती, ड्राई होती है। ये उसी में से जहां कहीं भी इसको जगह मिलती है, जहां क्रैक होता है, जहां दरार होती है, या किसी भी जानवर के द्वारा होल कर दिया गया हो, मिट्टी में छेद कर दिया गया हो, तो उस छिद्र से होकर के ये पानी बाहर को निकलना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरह से जो पानी बाहर को निकलता है, अब वो तेजी से, क्योंकि बाकी चारों तरफ से तो पानी निकलने का रास्ता नहीं है, केवल एक ही स्थान से पानी के निकलने का रास्ता है, इसलिए ये यहीं से पानी निकलना शुरू कर देता है। और वो रास्ता यहाँ पर एक चित्र में ये दर्शाया हुआ है कि इस जगह से पानी ऊपर को निकलता है। जब ये पानी निकलता है तो चूंकि पानी, इसके नीचे की जो सॉइल है वो कैसी थी, उस पर कोई प्रेशर नहीं था, वो किसी भी दिशा में इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो तेजी से निकलते हुए पानी के साथ साथ मृदा के कण यानी बालू के कण भी जो है आना प्रारंभ कर देते हैं, और यही बालू के कण जो है आकर के फिर आसपास फैलते चले जाते हैं। तो ये जो सफेद सफेद इसमें दर्शाया हुआ है, ये बालू क्लीन सैंड जो है बाद जम जाने के बाद जो है फैली हुई नजर आ रही है। यानी जिस समय ये निकल रहा होता है यहां से पानी उबलता हुआ बाहर को निकलता दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये बॉयल हो रहा है, कढ़ाई में पानी जो है बॉयल हो रहा है, ये बॉयल होकर के उफन करके बाहर को आ रहा है। इसीलिए इसको सैंड बॉयल का नाम दिया गया है कि सैंड बॉयल, यानी सैंड निकलती है बाहर को आते हुई, और यहाँ पर दृश्य ऐसे बनता है जैसे ये पानी उबल रहा हो। तो ये सैंड बॉयल इसीलिए इसको नाम दिया गया है। तो इस तरह के एक सैंड बॉयल नहीं, कई सैंड बॉयल बनते हैं जहां पर लिक्विफेक्शन होता है, बहुत सारे आप देख भी सकते हैं। एक और ऊपर का चित्र है, इसमें ये कई छोटे छोटे जो ये बिंदु दिए गए हैं, ये सारे सैंड बॉयल हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं। तो ये सैंड बॉयल हो गया। तो सैंड बॉयल क्या चीज है, इसका कंसेप्ट आपके को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है हमारा इफेक्ट्स ऑफ लिक्विफेक्शन। अब जो हमारा लिक्विफेक्शन की घटना होती है, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो इसके इफेक्ट्स में पहला है लैंडस्लाइड। क्योंकि जो सॉइल होती है ये पानी से जैसे ही सैचुरेट होती है, तो पानी से सैचुरेट होने पर इसकी शियर स्ट्रेस भी कम हो जाती है और बियरिंग कैपेसिटी भी इसकी कम हो जाती है। इसलिए अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों में है तो वहां पर ऊंचाई पर जो पहाड़ है उनकी शियर स्ट्रेंथ कम हो जाने के कारण बड़े बड़े भूखंड फिसलते हुए नीचे को आना शुरू कर देते हैं, और वो हमारी लैंडस्लाइड की घटना है। ये एक्चुअली लिक्विफेक्शन का भी एक परिणाम होता है।
दूसरा पॉइंट है इसमें लेटरल स्प्रेड। यहाँ पर लेटरल स्प्रेड का मतलब भी समझ लें। लेटरल स्प्रेड का मतलब जैसे ये भूकंप आता है तो साइक्लिक शियर, जैसे इसमें आता है साइक्लिक शियर स्ट्रेस जब इस पर उत्पन्न होती है, यानी क्रम से कभी इधर, तो ये मृदा के कण कभी इधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं। तो लेटरल डायरेक्शन में जो इनके कणों का जो मूवमेंट होता है मृदा के कणों का, इसी को हम लेटरल स्प्रेड कहते हैं। तो लेटरल स्प्रेड में ये ऐसा पाया गया कि ये काफ़ी दूरी तक, कई मीटर तक जो है लेटरल स्प्रेड जो है पाया गया है ज़मीन में। और कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये भूखंड आपस में विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं ज़मीन के ऊपर। तो ये हमारा लेटरल स्प्रेड की घटना हो गई। तो लेटरल स्प्रेड के बाद जो है, लेटरल स्प्रेड की एक घटना यहाँ पर नजर आई थी 1964 में। अलास्का में एक भूकंप आया था, उसमें 200 पुल जो है, ब्रिज जो है, ये प्रभावित हुए थे। ये इनको क्षति पहुंची थी। ये इसी लेटरल स्प्रेड के कारण है। जमीन के खिसकने के कारण इनके जो पिलर वगैरह हैं उनमें दरारें आ गई थी, ये क्रैक हो गए थे, लेटरल शिफ्ट हो गए थे, पिलर की पोजीशन शिफ्ट हो गई थी अपनी लोकेशन से। तो ये घटना यहाँ पर नजर आई थी। तीसरा है लॉस इन बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी में जो लॉस है, नेचुरल अभी हमने प्रोसेस समझा दी है लिक्विफेक्शन की। तो लिक्विफेक्शन की प्रोसेस समझ लेने के बाद हम स्पष्ट ये देखते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर हैं ऊपर से वो नीचे को धंसना प्रारंभ कर देते हैं। 1964 निगाटा जापान में एक अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक में कुछ घटनाएं आपको नजर आई थी और उन घटनाओं में का एक एग्जाम्पल आप फिगर देखें, घटना के बारे में काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये मल्टी स्टोरी कई सारी बिल्डिंग हैं, रोड में खड़ी हुई हैं। तो इसमें अलग अलग ब्लॉक, अब जैसे एक ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल जो है ओवरटर्न होकर बिल्कुल लेट गया, पलट गया है। ये अपनी वर्टिकल पोजीशन से तिरछा हो गया है और कुछ ब्लॉक जो हैं सीधे जमीन में धंस गए हैं। तो इसमें कई तरह की घटनाएं हैं। ये इस पूरी जमीन में लिक्विफेक्शन की घटना घटी थी और लिक्विफेक्शन का परिणाम ये हुआ कि इनका बड़े बड़े बिल्डिंग्स का जो है सेटलमेंट हुआ। जिसमें अनइक्वल सेटलमेंट हुआ वो पलट गई और जिसमें समान रूप से सेटलमेंट हुआ वो सीधे ही के सीधे नीचे जमीन में धंस गई। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पर इस भूकंप में नजर आई थी। ये ड्यू टू लॉस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के कारण हुआ। तो इसका प्रभाव ये है कि लॉस इन बियरिंग कैपेसिटी। और नेक्स्ट है फ्लोटिंग ऑफ बरीड स्ट्रक्चर। फ्लोटिंग ऑफ बरीड स्ट्रक्चर, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जैसे हमारी ये कोई जमीन है, अभी अर्थक्वेक नहीं जैसे आया हुआ है, बाकी ये कोइजनलेस सॉइल है, सेचुरेटेड है। तो उस अवस्था में अगर जमीन के अंदर किसी भी कारण से कोई एक हालो सिलेंडर, हालो टैंक जो है अगर दबा हुआ हो, जैसे ये कि हालो टैंक है, किसी म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा, म्यूनिसिपल सोसाइटी के द्वारा ये बनाया हुआ था, नगर पालिका के द्वारा, और ये टैंक बाद में जो है बेकार हो गया तो ये जमीन में दब गया, ऊपर मिट्टी आकर के लेवल इसका ऊंचा हो गया, तो ये जमीन में दब गया। बाद में यहाँ पर भूकंप आया, भूकंप के कारण इस जमीन में लिक्विफेक्शन की घटना हो गई। लिक्विफेक्शन की घटना होते हुए ये पूरा का पूरी मिट्टी जो है द्रव की तरह से व्यवहार करने लगी। अब आप समझते हैं कि एक द्रव के अंदर कोई खोखला टैंक अगर नीचे पड़ा होगा तो ये तुरंत ऊपर को आ जाएगा बॉयंसी के कारण, और ये जब ऊपर को आ जाएगा तो ऊपर आकर के ये तैरने लगेगा। तो अब देखिए कि कल तक जहाँ इस आसपास यहाँ के जो रहने वाले नागरिक थे उनको ये टैंक नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ कोई चीज नहीं थी। जैसे ही भूकंप की घटना, भूकंप आया, भूकंप के बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ एक बड़ा सा टैंक ऊपर को आ गया है तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ये टैंक आया कहाँ से। तब ये देखा गया तो जमीन के अंदर दबा हुआ था, ये ऊपर से निकल के आया है और ये भूकंप इसके लिक्विफेक्शन ऑफ सॉइल के कारण ही ऐसा संभव हुआ है कि जब तक ये ठोस थी मृदा तब तक तो ये नीचे दबा रहा, और जैसे ही ये इसने लिक्विड का रूप धारण किया मृदा ने तो ये टैंक हमारा उभर करके फ्लोट करते हुए ऊपर की ओर आ गया। तो इस तरह की भी कई घटनाएं इसमें घटती हैं। और अगला है टिल्टिंग एंड सिंकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अभी जो लॉस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी में हमने फिगर दिखाया था उसमें कई स्ट्रक्चर जो हैं टिल्ट हो गए थे, कई स्ट्रक्चर जो है सिंक यानी सीधे सीधे बैठ गए थे।
तो ये घटनाएं भी उसमें घटती हैं। और अगला छठा है इंक्रीज इन लेटरल प्रेशर ऑफ रिटेनिंग वाल। इसको जरा समझिए। यहाँ पर ये मान लीजिए एक रिटेनिंग वाल है और रिटेनिंग वाल पर ये एक अर्थ फिलिंग है। इस जगह पर अगर भूकंप आता है और यहाँ की इस मृदा में लिक्विफेक्शन होता है, तो लिक्विफेक्शन के कारण इसका क्या होगा, इसमें लेटरल स्प्रेड होगा। तो लेटरल स्प्रेड से मतलब है यहाँ पर यहाँ की मृदा जो है दोलन के समय कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी। जिस समय ये मृदा इधर को जा रही होगी तो ये इस दीवार पर अतिरिक्त दाब लगाती है। तो ये जो दीवार पर मृदा के भराव के कारण जो दाब होता है उससे ज्यादा दाब अर्थक्वेक के टाइम पर डेवलप हो जाता है, वो मृदा के इधर को खिसकने के कारण। तो इसी घटना को कहते हैं कि इंक्रीजिंग जो है लेटरल प्रेशर, इंक्रीज इन लेटरल प्रेशर ऑफ रिटेनिंग वाल, इंक्रीज इन लेटरल प्रेशर ऑफ रिटेनिंग वाल। तो ये इस घटना ये हो गई कि इंक्रीज इन लेटरल प्रेशर ऑफ वाल क्यों हुआ, क्योंकि ये मृदा जो है भूकंप के समय पर लिक्विफेक्शन के कारण कभी इधर को शिफ्ट होती है कभी इधर को शिफ्ट होती है, इस तरह से साइक्लिक मोशन करती है। तो ये हमारा लेटरल स्प्रेड के कारण इस में जो है दीवार पर लगने वाले हॉरिजॉन्टल प्रेशर में वृद्धि करती है। तो ये हमारे कुछ ऐसे कारण थे, परिणाम थे लिक्विफेक्शन के रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं इन रूपों में। अब आइए अगला पॉइंट है रेमेडियल मेजर फ्रॉम लिक्विफेक्शन ऑफ लिक्विफेक्शन डैमेजेस। लिक्विफेक्शन के कारण जो नुकसान होते हैं उनसे बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो इसके बचने के उपाय के बारे में देखें क्या क्या प्रयास अब तक किए गए या क्या क्या किए जा सकते हैं साधन। मेकिंग डीप फूटिंग, यानी अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर की फूटिंग को गहरा बनाएं, कितना गहरा बनाएं, हार्ड स्ट्रेटा तक हम उसकी फूटिंग को ले जाएं पाइल्स के द्वारा और लोड को सीधे हार्ड स्ट्रेटा पर जो है ट्रांसफर कर दें, कठोर चट्टान पर ट्रांसफर कर दें। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा वर्टिकल लोड के लिए तो सेफ हो जाता है, लेकिन जब इसमें अर्थक्वेक इत्यादि के कारण हॉरिजॉन्टल लोड कार्य करते हैं उनके लिए ये तब भी सुरक्षित नहीं होता है। इसीलिए ये मेथड केवल वर्टिकल लोड के लिए तो एप्लीकेबल है, ये हॉरिजॉन्टल लोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये सूटेबल मेथड नहीं माना गया। तो ये मेथड भी इफेक्टिव नहीं है। ये मेथड किया जा सकता है लेकिन इफेक्टिव नहीं है ज़्यादा क्योंकि अर्थक्वेक के समय पर तो ये काम नहीं करेगा। रिप्लेसिंग सॉइल बाय कोहेसिव एंड कॉम्पैक्ट सॉइल। दूसरा एक ये है कि हम जो हमारी सॉइल है कैसी है, सॉइल होती है लिक्विफेक्शन के लिए कोहेजन लेस। अब हम वो कोहेजन लेस सॉइल को वहां से हटा देते हैं, निकाल दें खोद करके, जितनी भी मिट्टी है उसको वहां से हटा दें और उसके स्थान पर दूसरी कोहेजिव सॉइल्स हम जिसमें क्ले की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो उसकी भराई कर दें, यानी उस मिट्टी को रिप्लेस कर देते हैं कोहेजिव सॉइल के द्वारा और कॉम्पैक्ट सॉइल के द्वारा। ये कोहेजिव भी हो और दूसरी कॉम्पैक्ट भी हो, यानी इसकी अच्छी तरह से कुटाई भी की गई हो। हाँ, अगर ये ऐसा कर दिया जाता है तो ये हमारा 100% प्रूफ है कि अब इस प्रकार की मृदा में लिक्विफेक्शन की घटना नहीं होगी। लेकिन इसका नेगेटिव सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि स्ट्रक्चर के नीचे की इतनी सारी मृदा को हटाना ये आसान काम नहीं होता। तो ये बहुत ही आवश्यक या विशेष परिस्थिति हो कि जब इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तभी हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप देखिए, इंक्रीजिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। चूंकि सॉइल पहले कैसा कहा गया था कि लूज सॉइल है, तो कोई भी सॉइल लूज रहेगी तभी उसमें लिक्विफेक्शन होगा। हम सॉइल को लूज नहीं रखते हैं, उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं और डेंसिटी बढ़ाने के लिए कई मेथड अलग से हमको मालूम है, उनके द्वारा हम डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो डेंसिटी बढ़ाने के ये एक अलग टॉपिक है। डेंसिटी बढ़ाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हम किसी मेथड के द्वारा मृदा की डेंसिटी बढ़ा करके लिक्विफेक्शन की प्रोसेस को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग द सॉइल सॉलिड बाय इंजेक्टिंग केमिकल्स एंड सीमेंट ग्राउट। जो हमारी ये कोहेजन लेस सॉइल है, इस सॉइल में कुछ केमिकल्स और सीमेंट का ग्राउट इंजेक्ट करके जमीन के अंदर
हम इस मृदा को ठोस बना सकते हैं। तो जब हमारे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में या सैंड पार्टिकल्स के बीच में कुछ सैंड पार्टिकल, वो सीमेंट के पार्टिकल पहुंच जाएंगे, तो ये उसको जो है कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, आपस में मजबूती से जोड़ देते हैं, और फिर उस स्थिति में इसमें लिक्विफेक्शन होने की संभावना खत्म हो जाती है। दिस प्रोसेस इज अप्लाइड ओनली व्हेन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ओनली। ये घटना केवल किसी वर्तमान महत्वपूर्ण इमारत को सुरक्षित रखने के लिए ही अपनाई जाती है। इन जनरल ये मेथड नहीं अपनाया जाता, क्योंकि ये भी कॉस्टली मेथड है कि जब पूरी मिट्टी में सीमेंट का ग्राउट कितनी गहरा, वो भी एक नहीं 20 मीटर की गहराई तक कितना सीमेंट खर्चा होगा, अनुमान लगाएं। तो ये मेथड भी बहुत कॉस्टली है। विशेष परिस्थिति में ही इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, जब कोई बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की कोई इमारत हो और उसके नीचे लिक्विफेक्शन की संभावना हो, तब उसको सुरक्षित करने के लिए हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बाई क्विक पंपिंग टू प्रिवेंट द लिक्विफेक्शन। देखिए, इसमें जो लिक्विफेक्शन की क्रिया होती है, पानी सैचुरेटेड है तभी संभव है। तो सैचुरेटेड का मतलब है कि वाटर लेवल जो है ये हमारा टॉप तक है, ऊपर तक है हमारा वाटर लेवल इसमें। और किसी तरीके से अगर वाटर लेवल डाउन हो जाए तो ये फुली सैचुरेशन की कंडीशन खत्म हो जाएगी, और फुली सैचुरेशन की कंडीशन के टूटते ही फिर हमारे लिक्विफेक्शन की संभावना भी खत्म हो जाती है। क्योंकि शुरू में बताया गया था कि 5 ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम लिक्विफेक्शन की क्रिया या लिक्विफेक्शन का जो है परिणाम पा सकते हैं मृदा में। और 5 में से एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं है तो उस मृदा में लिक्विफेक्शन की घटना नहीं होती है। तो यही सैचुरेशन की क्रिया को ही हम ब्रेक कर देते हैं। कैसे? इसमें हम एक कोई सब बोर करके और वहां से तेजी से पंप करके पानी निकालना शुरू कर दें और उसको कहीं दूर जाके गिरा दें। तो अगर हम पानी निकाल लेंगे तो नेचुरल है कि वाटर लेवल हमारा ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। और ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होते हुए ये हमारी 100% सैचुरेशन की कंडीशन ब्रेक हो जाती है, और इसके ब्रेक होते ही फिर लिक्विफेक्शन की संभावना खत्म हो जाती है। तो एक मेथड ये होगा। और लास्ट एक मेथड है सीरीज ऑफ ग्रेवल पिलर है, सीरीज ऑफ ग्रेवल पिलर। इसके लिए क्या होता है कि जिस जमीन पर लिक्विफेक्शन की संभावना हो, उस जमीन पर कुछ अंतराल पर भिन्न भिन्न स्थानों पर चारों ओर पहले ड्रिल करते हैं जमीन में, गहराई पर कुछ गहराई तक, ऐसे कई ड्रिल करते लेते हैं। जितनी जमीन का हमको में ये प्रोसेस अपनाना हो उतनी जमीन में कई जगह अलग अलग होल कर लेते हैं। जैसे ये होल किया हुआ है, और ये होल करके फिर इसमें ग्रेवल भर देते हैं, बजरी। इसमें बजरी जो है ऐसे भर दी जाती है। बजरी का एक्चुअली फंक्शन क्या है, ये पोरोसिटी को बढ़ा देता है। जब ये पोरोसिटी इसमें से बढ़ जाती है तो यहाँ से जो पानी है ये इसके माध्यम से लीक होते हुए नीचे आ जाता है, और ये नीचे आकर के फिर ये इसको साइड में कहीं से इसका ड्रेनेज की क्रिया हम पूरी कर देते हैं, यानी ड्रेन का कोई भी प्रयास कर देते हैं उपाय, जिससे कि पानी निकल करके बाहर को चला जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? इसका मेन फंक्शन वही है वाटर लेवल डाउन कर देना। उसमें पंपिंग के द्वारा वाटर लेवल डाउन करते थे, इसमें ये नेचुरल ड्रेनेज के द्वारा, इनके माध्यम से फास्ट ड्रेनेज होता है। तो फास्ट ड्रेनेज होता है, ये पानी निकल के बाहर चला जाता है, और यहाँ का वाटर लेवल जो है हमारा ग्राउंड वाटर लेवल ये नीचे आ जाता है। और ग्राउंड वाटर लेवल नीचे आते ही फुली सैचुरेशन की कंडीशन टूट जाती है, और फुली सैचुरेशन की कंडीशन टूटते ही इसमें फिर लिक्विफेक्शन की संभावना खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे मेथड थे जिनके द्वारा हम लिक्विफेक्शन से बचाव कर सकते हैं। जिस जमीन में लिक्विफेक्शन की संभावना हो वहां पर हम ये उपाय अपना करके, हालांकि इनमें से कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो इकोनॉमिकल हो, ये सारे के सारे प्रोसेस कॉस्टली हैं। अब जैसे क्विक पंपिंग की बात कर रहे हैं, क्विक पंपिंग किस समय होनी चाहिए? जिस समय भूकंप आ रहा हो,
भूकंप आए उसके तुरंत बाद पंपिंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर लिक्विफेक्शन से बचाया जा सकता है। अब ये कैसे संभव है? कितनी जल्दी? क्या आदमी को पहले से तो पता नहीं कि वो तैयार खड़ा हुआ है पंप का बटन दबाने के लिए, चलाने के लिए? तो ये एक्चुअली सब ऐसे मेथड है कि जो प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं है। इनके लिए विशेष प्रबंध कुछ ऑटोमेटिक लगाए जाएं, भूकंप आते ही ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाए, पंप चालू कर दे, तब किया जा सकता है। इस तरह से हम कोई भी डिवाइस ऐसी लगा सकते हैं जिसके द्वारा अर्थक्वेक के स्टार्ट होते ही ये पंप हमारे स्टार्ट हो जाए, तब तो ये लागू हो सकता है। मैनुअल ये एकदम से संभव नहीं होते। खैर, प्रोसेस ये है, रेमेडियल मेजर्स, इनका प्रयोग करके हम लिक्विफेक्शन से बचाव कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर बस इतना ही। थैंक यू।